स्मॉल मॉलिक्यूल में। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें पढ़नी है बेटे, ब्रेकडाउन होता है नॉन डिफ्यूजिबल से डिफ्यूजिबल पार्ट में। सो डिफ्यूजिबल यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल एबल से डिफ्यूज में जाना है, डिफ्यूज एबल सब्सटेंस को। इसको हम एक्चुअली डाइजेशन का नाम देते हैं। जी अहमद जी बेटे। जी अहमद बेटे बात करें। अहमद आपने हैंड रेस किया है, मैंने आपका माइक ऑन किया है बेटे, बात बताएं कि आप बात पूछना चाह रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही? जी अब जी बेटे आई आवाज आपकी, बोले। सर आवाज आ रही है? जी बेटे जी जी। सर मैंने कहना था कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले कार्निवोरस प्लांट्स का टॉपिक आता हाँ है, जी वो वो भी बाद में। पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, वो एंड पे पढ़ेंगे। ओके सर। जी। अच्छा जी, तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो डाइजेशन है इसकी टाइप और लोकेशन क्या है। सो हमने टाइप्स एंड लोकेशन के बारे में पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो डाइजेशन की डेफिनेशन मैंने बताई है, एक्चुअली होता है क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ complex, large and non-diffusible को into simple, small and diffusible substances में चेंज करना, ये हमारे पास डाइजेशन का काम है। सो इसमें हमने ये पढ़ना है कि डाइजेशन जो है एक्चुअली इसकी लोकेशन क्या है, और लोकेशन के साथ साथ जो है इसकी टाइप्स क्या है। तो टाइप्स अगर हम देखें तो हमारे पास पहली क्या टाइप आ जाती है, यहाँ पे टाइप्स आ जाएंगी और यहाँ पर हमारे पास लोकेशन आ जाएगी कि डाइजेशन कहां कहां हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइप्स जो हैं डाइजेशन की, वो दो टाइप्स हैं। इसको नहीं आपने बोलना, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइजेशन, तो आप कहेंगे बेटे कि दो तरह की डाइजेशन हमारे पास मौजूद है। एक को हम डाइजेशन को नाम दे रहे होते हैं, एक को हम नाम देते हैं बेटे मैकेनिकल डाइजेशन और एक को केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। तो आपके पास है बेटे मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी है बेटे केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो है ये बेसिकली तीन जगहों पर होती है, वो आप लोगों ने याद रखने हैं कि तीन प्लेसेस हैं, साइट्स हैं, पॉइंट्स हैं जहां पर मैकेनिकल डाइजेशन होगी। पहली जो इसकी साइट है उसको हम बोलते हैं कि ये ओरल कैविटी में हो सकती है। ओरल कैविटी। नंबर 2 पे हम कहते हैं इसमें हो सकती है बेटे स्टमक में। और नंबर 3 पे हम इसे बोल सकते हैं, ये हो सकती है हमारे पास बेटे इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास ये डाइजेशन हो सकती है। सो तीन तरह की हमने इसमें स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए कि मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो हमारे पास केमिकल ओरल डाइजेशन, ओरल में ओरल कैविटी में हो सकती है, स्टमक में हो सकती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकती है। ओरल कैविटी में जो डाइजेशन होती है इसको ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन का नाम देंगे। स्टमक में जो डाइजेशन होगी और ये मैकेनिकल डाइजेशन होगी तो चर्निंग होगी, इसमें चर्निंग हो सकती है, चर्निंग प्रोसीजर होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होती है इसको हम इमल्सिफिकेशन का नाम देते हैं। बेटे नेक्स्ट टाइम जितने भी हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे वो इन्हीं में से स्टडी करेंगे। और जबकि केमिकल डाइजेशन जो है, जो कि हमारे पास अनदर फॉर्म है, यहां पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास केमिकल डाइजेशन होती है। केमिकल डाइजेशन जो मोस्टली होगी बेसिकली
एंजाइम्स की मदद से होगी। याद रखिएगा, केमिकल डाइजेशन के लिए हम एंजाइम्स की हेल्प लेते हैं। एंजाइम्स जो कि बायोकैटालिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली हमारे पास जो एंजाइम है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं बेटे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस ये होंगे। तो इसके नाम हम लिख लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेजेस या हाइड्रेज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेगा। फिर हमारे पास लाइपेजेस जो कि लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा। नंबर 3 पे है प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में इन्वॉल्व होता है। और फिर है हमारे पास बेटे न्यूक्लिएज एंजाइम। तो इन तीनों को तो आपने डिटेल में पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आपने वो नहीं पढ़नी। ठीक है जी। लोकेशन कहां पर ये डाइजेशन हो सकती है, पहले तो हमने पढ़ लिया कि मैकेनिकल यहाँ होगी, ये टाइप्स हैं, केमिकल डाइजेशन यहाँ पर होगी। लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास सेल्स के इनसाइड हो सकती है या सेल से बाहर होगी, इंट्रासेलुलर होगी या एक्स्ट्रा सेलुलर होगी, इसको हमने पढ़ना है। सो आपके पास आएगा बेटे लोकेशन। सो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास डाइजेशन जो है वो दो तरह की है। एक को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक को हम बोलते हैं बेटे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक है बेटे आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जैसे ही नेम शो हो रहा है कि आउटसाइड द सेल होगी, तो इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। और एक होगी बेटे इंट्रा सेलुलर। सो दो तरह की डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंट्रा सेलुलर है। सो जो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है वो सेल के बाहर होती है, तो यहां पे पॉइंट लिख लेंगे आउट साइड ऑफ सेल। तकरीबन 99% जो डाइजेशन है वो सेल के बाहर हो रही होती है। जो है आपको याद रखिएगा 99% जो है ऑलमोस्ट जो है सॉरी बेटे वो सेल के बाहर होगी। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो मोस्टली इनसाइड द सेल होती है। हम कहेंगे कि इनसाइड द सेल जो होगी वो बेसिकली आपके पास होगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, प्रोटिस्टा वगैरह में होगी, बैक्टीरिया में हो सकती है, प्रोटिस्टा में हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा वगैरह इनमें ये होगी। सो बेसिकली आपके पास ये जो डाइजेशन है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कहां पे, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर ज्यादा कॉमन है, 99 है। ये कहां पर होगी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये एक्चुअली स्टमक में, यानी कि हमारी जो कैविटी है, डाइजेस्टिव कैविटी स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वहां पर होगी। तो ये बेसिक्स थे जो हमने इसके बारे में पढ़े। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बारे में देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किन किन कंपोनेंट्स पे होगा और उसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। एक को हम नाम देते हैं जी नंबर 1 को हम देते हैं एलिमेंट्री केनाल, और दूसरे को हम नाम देते हैं, याद रखिएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसेसिव ग्लैंड्स।
सो हमने देखा कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूडेड है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है बेसिकली ये एक ट्यूब लाइक सिस्टम है। क्या बेटे? ट्यूब लाइक सिस्टम है जो कि बेसिकली स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से, माउथ की कैविटी से होती हुई ये बेसिकली एनस पे जाकर ये एंड होती है। एनस जो है वो भी आप कह लें कि डाइजेस्ट सिस्टम का लास्ट पार्ट है। तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होगा? गट सिस्टम जो है जो ओरल कैविटी से एनस तक जाएगा, इसको हम जीआईटी भी बोलते हैं। इस एलिमेंट्री कैनाल को जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जबकि एसेसरी ग्लैंड्स हमारे पास डाइजेस्टिव एसेसरी ग्लैंड्स जो है, एक है हमारे पास बेटे लीवर और एक है हमारे पास पेनक्रियास। ये दो हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स हैं जिनका रोल डाइजेशन में बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। इनको हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इसके साथ एक और भी है जिसको हम बोलेंगे सिलेवरी ग्लैंड्स। ये भी हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स में इंक्लूडेड होता है। अच्छा जी, ह्यूमंस जो हैं याद रखिएगा उनमें जो डाइजेशन होती है वो होलोजोइक होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन जो है वो क्या होगी बेटे? होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है ह्यूमंस में। इसको हम बोलते हैं होलोजोइक डाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? ये अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए एमसीक्यूज में, विच टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्ट्रक्चर्स, तो आप लेंगे होलोजोइक। जी जी बेटे मारिए। सर मैंने आपसे पूछना है कि जो डायरेक्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश हो जाती है ना? जी 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 बिल्कुल हो जाएगी, सर बिल्कुल हो एलिमेंट्री जाएगी। कैनाल में हमने एनएस से क्यों कंटिन्यू किया है? हाँ, एनएस इसलिए कंटिन्यू किया है कि ये डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट है। ओके वहां पे स्टोरेज तो होगी ना फीकल मटेरियल की, इस वजह से। ओके। जी 7 मिनट वसीम साहब। जी बेटे। सर वो पूछना था मैंने कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ओरल कैविटी से एनस तक होती है, ओरल कैविटी से रेक्टम तक होती है? बेटे एक्चुअली ये जो आपके पास जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये पार्ट ऑफ गट सिस्टम है ना, तो ये ओरल कैविटी से स्टार्ट होगी, एनस पे एंड होगी। एनस इज एनस ओपनिंग में और इंक्लूडेड है ओरल। या रेक्टम तक? नहीं बेटे, इसमें एनस इंक्लूडेड है। बुक की लाइन है ठीक है ये, सर। बुक की लाइन है, जीआईटी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बुक की लाइन है। जी एहसान अहमद। सर जो हम हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है उसको भी डाइजेशन कह सकते हैं, कि वो हाँ भी? जी, हाइड्रोलिसिस में डाइजेशन ही होनी होती है, ये लाइसोसोमल एंजाइम में हमने पढ़ा था। सर वो मेटाबॉलिज्म भी अगर कह सकते हमसे हैं। हमसे पूछे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम हाइड्रोलिसिस है तो हम कह नहीं, सकते हैं? ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछ सकता, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो जाता है। तो ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन का दूसरा नाम है इसको होलोजोइक डाइजेशन बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, सही। ये भी मैं पढ़ाने लगा हूं। होलोजोइक डाइजेशन या इसका मतलब क्या है? कंप्लीट डाइजेशन जो ह्यूमन में होती है इसको हम होलोजोइक का नाम देते हैं। कंप्लीट डाइजेशन जो है उसको हम होलोजोइक डाइजेशन का नाम देते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है और इजेशन है। तो सबसे पहले इंजेशन होती है। इंजेशन, फिर उसके बाद डाइजेशन। ये वर्ड्स आपको पता होना चाहिए क्या क्या डिफरेंस है।
थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो है अबाउट द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्प्शन। और लास्ट वाला पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे इजेशन, इजेक्ट करना, इजेशन। तो ये होलोजोइक जो बेसिकली आपके पास डाइजेशन है, इसके स्टेप्स हैं वहां। जी अहमद। सर इसमें एक एसिमिलेशन भी आई थिंक पता नहीं आता कुछ असेमिलेशन, absorption। एब्जॉर्प्शन वही चीज होती है। असेमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एक ही चीज को बोलते हैं, ठीक है बेटे। आप असेमिलेशन लिख लें, डजंट मैटर, या अगर स्लैश लगा के लिख लेंगे कोई मसला नहीं है। तो इंजेक्शन हम करते हैं, इनटेक करते हैं, बेसिकली हम बेटे याद रखिएगा ओरल कैविटी में करते हैं। फूड जो है वो ओरल कैविटी से हम इनटेक करते हैं। डाइजेशन कहां पर हो सकती है? तो मेजर साइट्स आपको बताना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में वो मेजर साइट्स के बारे में पूछता है। तो मोस्टली ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है डाइजेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। ओरल कैविटी से लेकर, ओरल कैविटी से लेकर ये कहां तक जाएगी बेटे? ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अच्छा, कई बुक्स में ना लिखा होता है, याद रखिएगा कि ये बेसिकली जो डाइजेशन है ना, ये कुछ बुक्स में, हायर बुक्स में लिखा हुआ है कि एनस तक भी जा सकती है। लेकिन हम इसको अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये ओरल कैविटी स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट तक जाएगी, जिसे हम इलियम बोलते हैं। फिर है एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन हमारी बेसिकली कंप्लीट एलिमेंट्री पार्ट में होती है। तमाम एलिमेंट्री कैनाल में ये एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन होती है। सर ओरल कैविटी में भी हो सकती है? बिल्कुल होती है। आप कोई फूड, आप शुगर का एक चम्मच मुंह में रख लें तो वो मेल्ट होके डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी होगी। तो आपको याद है, अल्लाह करे आप में से कोई डॉक्टर अच्छा बन जाए तो हार्ट का पेशेंट को आप ट्रीट कैसे करेंगे? उसकी जुबान के नीचे एक गोली रख देते हैं, ठीक है, तो वो उसको मेल्ट होती है और डाइजेस्ट हो जाती है। इसी तरह इंटेस्टाइन, स्टमक जो है वो एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन में इन्वॉल्व होता है, वाटर की, अल्कोहल की और बहुत से ऐसे अदर सब्सटेंस की। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होगी एब्जॉर्प्शन भी, डाइजेशन भी होगी। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या डाइजेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन एब्जॉर्प्शन जरूर होती है, वाटर, साल्ट, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह की। और इजेशन, इजेशन का मतलब है यहाँ पे रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो बेसिकली डेफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, हम दूसरा नाम डेफिकेशन भी बोल सकते हैं। इजेशन करना या डेफिकेट करना है। तो डेफिकेशन जो है ये एक्चुअली कहां पर होगी? बेसिकली ये रेक्टम से लीड करेगी और एनस की तरफ होगी। एनस वो पॉइंट है बॉडी का जिसमें से हम स्टूल या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो बेटे ये आप लोगों के पास कुछ इनिशियल्स थे जिसको हमने पढ़ा। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये आ जाए कि कौन सी एम्ब्रेनिक लेयर से कौन सा पोर्शन डेवलप हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो आप लोग क्या बताएंगे कौन सी लेयर होगी? तो एक तो याद रखिएगा कि होलोजोइक डाइजेशन होती है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन होती है, डिसकंटिन्यूअस डाइजेशन होती है। ये नहीं है कि हम बार बार खा लें तो ये डाइजेशन होती रहेगी, ऐसा नहीं है। एक और पॉइंट इसमें आप लोगों ने जो याद रखने वाला है वो ये याद रखना है कि इसकी पोर्शन डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहां से होगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 3 जर्मिनल लेयर्स लिखी होती हैं। एक को बोलते हैं आपको एक्टोडर्म, ये आप अपने उसमें पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। फिर आपके पास आ जाती है बेटे मीजोडर्म। मीजोडर्म मिडल लेयर होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की बात हो रही है। नंबर 3 पे आप ले आते हैं जी एंडोडर्म, मोस्ट ऑफ द इनर लेयर। तो ये 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। इसमें से बताना पड़ेगा कि आपने किस लेयर से क्या सिस्टम डेवलप हुआ है। जी एहसन जी बेटे। सर इसका आंसर बताना था। अच्छा, अभी तभी तो मैंने पूछा ही नहीं है, चले आप बता दें।
सर ठीक है, आप बताते हैं। नहीं अभी तो मैंने वैसे तो, अगर आप क्या कहते हैं, क्या आंसर होगा कि मैं पूछ लूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम? आई थिंक मेसोडर्म। अच्छा, मेसोडर्म। तो ये ना दो चीजें आपने याद रखनी है कि इसमें एक्टोडर्म इन्वॉल्व नहीं हो सकती। एक्टोडर्म, इसका काम नर्वस सिस्टम के साथ, इंटेगमेंटरी सिस्टम के साथ है, नर्वस सिस्टम के साथ है। तो एक्चुअली इसमें जो एंडोडर्म और मीजोडर्म दो लेयर्स है ना, ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं। किस तरह से इन्वॉल्व होती है देखें, इसमें जो मीजोडर्म है ना, मसल्स बनाएगी ऑफ गट के, मसल्स फॉर गट। गट के मसल्स जो है वो मेसोडर्म से बनते हैं। आप लोगों ने जारी बात है, मसल्स का मतलब क्या है, इसमें स्मूथ मसल्स होंगे। एंड एंडोडर्म्स जो है वो बनाएंगे बेटे की बेसिकली मिकोजा ऑफ द गट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मिकोजा बनाएंगे प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो बुक में हम पढ़ते हैं ना कि एंडोडर्म से हमारे पास ग्लैंड्स बनते हैं, हो गए। मेसोडर्म से हम मसल्स बनाते हैं, लाइनिंग ऑफ द गट आपकी बुक में लाइन है। तो इसका मतलब हुआ कि सर हमारे पास फाइनल हम कह सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज मेसोडर्म प्लस अनदर इज एंडोडर्म। ये दोनों लेयर्स मिलकर क्या बनाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। बेटे क्या मैंने बुक से बाहर बात बताई है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होती है। ठीक है जी सुमैया। जी सुमैया। जी बेटे। सर सॉरी माइक ऑफ हो गया था। सर आपसे ये पूछने कि सर बुक में लिखा है कि एंडोडर्म फॉर्म द लाइनिंग ऑफ गट। सर ये लाइनिंग अब मेसोडर्म को कहेंगे या एंडोडर्म को कहेंगे? देखिए एंडोडर्म जो है ये मिकोजा बना रही है, मिकोजा इज द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द गट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि बेटे आपके पास ना ये एक गट है, ये गट है। ठीक है बेटे, ये गट होगी। ये गट किससे बनेगी, ये एक्चुअली गट किससे बनी हुई है, मसल्स से मिलकर बनी है ना। इसमें कौन से मसल्स हो सकते हैं? सर स्मूथ मसल्स। वेरी गुड। अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इसके अंदर जो है एक लेयर मौजूद है, ये ब्लू कलर की जो मैंने लेयर बनाई है, इस ब्लू कलर की लेयर को मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये सर मिकोजा है। और मिकोजा में ही तो आपके पास क्या होते हैं, ग्लैंड्स। बेसिकली ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ना बेटे। यस सर। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ये जो आपके पास ये अब Gastric भूल रहे हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि मिकोजा में आपके पास म्यूकोस सेल्स होते हैं, ऑक्सीनेटिक पैटर्न सेल्स, जाइमोजिन सेल्स होंगे ना, सिरोसा में तो Yes, नहीं sir. होंगे। हाँ जी, तो ये इस वजह से कहा है। ठीक है बेटे, ठीक है। आई होप सो यू ठीक गॉट है द पॉइंट। यस सर, फिर मेसोडर्म को ही हम कहेंगे ना आपके हम लाइनिंग ऑफ। क्या क्या मेसोडर्म को क्या कहना चाह रहे हैं, मेसोडर्म Sir, से एक्चुअली हम ला- मसल्स बनाते हैं। ये इस लाइन पे ना आइएगा, मेसोडर्म से हमने कहा है मसल्स बनाएंगे, ये मसल्स मेसोडर्म से ड्राइव हो गया। ठीक है, मेसोडर्म से ड्राइव हो गया। और मिकोजा जो है वो एक्चुअली एंडोडर्म से ड्राइव हो गया। तो एक्चुअली अगर आपके पास ऑप्शन में मौजूद हो कि अल्फा ये हो, बीटा चार्ली और डेल्टा में हो, बीटा एंड चार्ली बोथ, तो आंसर होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, यॉर्क लिखा हुआ है लेकिन मेसोडर्म नहीं है, तो बेसिकली हमारे पास फिर एंडोडर्म हो जाएगी। ये दोनों मिलकर बनाते हैं, याद रखिएगा।
लेकिन Just बेसिकली कौन बनाएगा, मसल्स की लेयर्स है तो हम कहेंगे मेसोडर्म इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसकी लाइनिंग कौन बनाएगा, वो एंडोडर्म बनाएगा। तो बेस ओवरऑल मेसोडर्म से होगी। ठीक है बेटे, ठीक। तो बेटे ये आप लोगों का इनिशियल टॉपिक्स थे जो कि आप लोग इसमें पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है और इसकी वर्किंग में कैसे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो ये आपके पास इनिशियल है। अगर आप लोगों से एमसीक्यूज मैकेनिकल डाइजेशन का पूछते तब भी आप बता सकते हैं, केमिकल डाइजेशन का पूछते तब भी आप बता सकते हैं, लोकेशन पूछ रहे एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर तब भी बता सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसेप्टिक ग्लैंड का डिफरेंस पूछते तब भी बता सकते हैं, होलोजाइट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज होगा आप लिख सकते हैं, इसकी डेवलपमेंट से कोई भी जो आपको एमसीक्यूज पूछ लेगा तब भी आप इसको बता सकते हैं। तो बेटे हम अपना टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और हम टॉपिक में पढ़ेंगे ओरल कैविटी। आज कोशिश करेंगे कि ओरल कैविटी जो है उसको फिनिश कर लें हम। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि ओरल कैविटी जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टअप पॉइंट है। बेटे माइक जिसका ऑन है उसको ऑफ करें, जरूरत पड़ने पे मैं उसको ऑन कर लूंगा। जी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से। सो नंबर 1 पे है हमारे पास ओरल कैविटी। फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी के फंक्शंस पूछ लिए जाए आपसे या कंपोनेंट्स पूछ लिए जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बेटे आप लोग यहां पढ़ते हैं ओरल कैविटी में कुछ चीजें, कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ कंपोनेंट्स को। सबसे पहले ओरल कैविटी में हम ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स देखते थे कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे पास अल्फा में अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि हमारे पास लिप्स, आ जाते हैं। बीटा में मैं कहता हूं कि हमारे पास टीथ आ जाएंगे। चार्ली में मैं कहता हूं कि हमारे पास ओरल कैविटी का पार्ट हो जाएगा फॉर एग्जांपल टंग। और डेल्टा में मैं बोलता हूं पैलेट। Which of the following is not the part of oral cavity? जी ऐसे। सर हमारे जो एक मिनट बेटे मैंने जी दोबारा बोले ऐसे। सर हमारी पीटीबी में तो टीथ, टंग और पैलेट दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन लिप्स जो है वो फेडरल में है, तो मेरे ख्याल से तो ये चारों ही होंगे। अच्छा ठीक हो गया, गुड। जी बेटे सवैया। सर पैलेट। जी सर पैलेट, ऑप्शन डी। डेल्टा डेल्टा। जी सईदा नूर। अल्फा। चले याद रखिएगा ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ आवर ओरल कैविटी। याद रखिएगा ओरल कैविटी लिप्स से स्टार्ट होती है। लिप्स ना होते हैं कि जो ओपनिंग है ना ओरल कैविटी की वो लिप्स से बनती है। तो लिप्स जो है वो ओरल कैविटी का पार्ट है। और इसमें याद रखिएगा कौन से मसल्स हो सकते हैं ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में कौन से मसल्स होते हैं, कार्डिक होते हैं, स्मूथ होते हैं या स्केलेटल होते हैं। जी सुबाहत। सर टंग तो स्केलेटल मसल्स की होती है। बेटे मैंने लिप्स का पूछा, लिप्स का। लिप्स में स्मूथ होंगे। स्मूथ होंगे बेटे। जी अच्छा जी माइसोन। Yeah, my answer is smooth. Smooth muscles. स्मूथ ओके। Yeah. जी आमना दिलबर। जी बेटे सर स्केलेटल। स्केलेटल। बेटे बेहतरीन आंसर किया बेटे। लिप्स स्मूथ जरूर नजर आते हैं लेकिन याद रखिएगा उनमें अगर स्मूथ होते ना तो आप बोलते रहते क्योंकि स्मूथ तो इनफ्लेक्टरी होते हैं। तो
एक्शन अगर देखा जाए कि ये जो यहाँ पर स्केलेटल मसल्स हैं जो लिप्स में, वो एक्चुअली स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होंगे। और टीथ जो है वो हमारी पास ओरल कैविटी का मेन पार्ट है। सो इसमें इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइन्स हो सकते हैं, मोलर्स हो सकते हैं, प्री मोलर्स हो सकते हैं। तो इनका फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि एक दफा पास पेपर में देखा गया है कि एक दफा इसके फार्मूलास का भी पूछा गया था। तो ये इंसाइजर्स है, इंसाइजर्स जो हैं पहले देख लें एक साइड के, इंसाइजर, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स 1, ठीक है जी, सॉरी इसमें 3 आएगा। ये एक साइड के हैं, अगर आपने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं या इसको इस तरह से कर दे 2/2, 1/1, 2/2, 3/3, यानी कि एक साइड पे, एक साइड पे होगा, एक साइड पे, यानी कि आपके पास एक साइड पे देखें 2, 1, 2, 3 की रेशियो है, ठीक है। तो ये टीथ जो होते हैं टोटल हमारे पास, याद रखिएगा 32 टीथ होते हैं जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। जी तलहा नदीम जी बेटे। सर इनका ऑर्डर रिपीट कर दें, केनाइन्स, इंसाइजर्स। मैं बताता हूं बेटे, ये आपके लिए है इंसाइजर्स, पहले इंसाइजर्स होगा, इंसाइजर्स जो है सामने वाले होते हैं, चीजें लाइक होते हैं। फिर आपके पास केनाइन्स होंगे सी से, फिर आपके पास प्री मोलर्स होंगे, देन आपके पास मोलर्स होंगे, विजडम टीथ, दाढ़े बड़े जबड़े होते हैं ये, ठीक है। तो टोटल डेंटल फार्मूला को आप इसको आप एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 32 दांत होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, सारी बात है, इनका बेसिकली हमारे पास ग्राइंडिंग के साथ फंक्शन होता है। टंग जो है उसमें आप लोगों ने याद रखना है कि टंग पे स्केलेटल मसल्स होते हैं, याद रखिएगा स्केलेटल मसल्स होते हैं, और इसके अलावा टंग्स जो है उस पे टेस्ट बड्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं। तो आप लोगों ने टच सेंस पढ़ी हुई है और भी बहुत सी चीजें इसमें पढ़ी हैं। तो सिलेक्शन ऑफ फूड में इन दोनों का भी रोल होता है। टंग क्योंकि बेसिकली आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट और ओरल कैविटी इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ फूड, तो सिलेक्शन ऑफ फूड में टंग एंड टीथ जो है ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, सिलेक्शन ऑफ फूड। फूड की जो सिलेक्शन है वो करते हैं। हार्ड ऑब्जेक्ट जो है ना, हार्ड ऑब्जेक्ट, तो वो टीथ उसको ग्राइंडिंग के दौरान ही जज कर लेगा। टंग जो है वो आपको पता है मस्कुलर है और बोलस बनाने में यूज हो रही है। साथ में आप लोगों ने एक टर्म पढ़नी है कि टंग पे बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो है वो टेस्ट करते हैं, 4 तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, पर मैं इसकी डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि ये रिक्वायर नहीं है। तो वो टेस्ट करते हैं, साल्टी है, स्वीटी है, सोर है, ठीक है, क्या टेस्ट है इसका, तो वो कर रहे हैं। पैलेट जो है वो बेसिकली आपके पास, याद रखिएगा, जो पैलेट जो है ये, इसको हम एक तालू भी बोलते हैं पैलेट को, और ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके पैलेट की। ये रूफ ऑफ ओरल कैविटी बनाता है। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट जो होता है ये जबड़ों के साथ होगा और सॉफ्ट पैलेट पीछे होगा, ठीक है जी। ये तो ओरल कैविटी के कंपोनेंट्स और उनके बेसिकली हमने फंक्शन भी पढ़े। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसके फंक्शंस बताएं, नंबर 2 पे आप लिखेंगे स्ट्रक्चर्स हो गया, नंबर 2 पे इसके फंक्शंस, और फंक्शंस में आपको ये पूछ लिया जाए एमसीक्यूज, अल्फा में ये पूछ लिया जाए कि इसमें आपके पास होगा बेटे फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ फूड, तो आपको कहेंगे सर ये तो आंसर है, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने ऊपर बता दिया है कि सिलेक्शन ऑफ फूड जो है वो एक्चुअली ओरल कैविटी का पार्ट है, फंक्शन है। नंबर 2 पे क्या हम
ग्राइंडिंग कह सकते हैं जी, ग्राइंडिंग ऑफ फूड जी बिल्कुल। क्या ये फंक्शन हो सकता है? क्या हम इसको मैस्टिकेशन बोल सकते हैं साथ में? मैस्टिकेशन। सो नंबर थर्ड पे हम कह सकते हैं कि क्या इसमें लुब्रिकेशन हो सकती है? लुब्रिकेशन। और डेल्टा में पूछता हूं कि इसमें आपके पास एक ऑप्शन और मैं लिख देता हूं यहां पर, और उस ऑप्शन में जो आपकी बुक में लिखी है डाइजेशन, which of the following is the function of oral cavity? जी मारिया आपने, जी जी मारिया आपका बेटे है। Sir, except digestion, like selection, grinding, and lubrication, except delta. बेटे मैंने पूछा है which of the following is the function of oral cavity? Selection of food, alpha. Selection of food. Very good, very good, good. Thank you very much बेटे। जी बेटे निदा बतूल जी बेटे बताइएगा। निदा, निदा जी बेटे। नहीं आपने बताया जी। तो फकत जी बेटे। Sir, all of these. ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड जी। तो याद रखिएगा कि ये सब जो है वो ओरल कैविटी के फंक्शंस होते हैं। देखिए ना, अगर आपने कहा सिलेक्शन ऑफ फूड, मैंने कहा सिलेक्शन ऑफ फूड ओरल कैविटी में किस पार्ट में इन्वॉल्व है? टीथ और टंग का। ग्राइंडिंग टीथ का है। लुब्रिकेशन जो है वो जारी बात है सैलिवरी ग्लैंड्स होंगे। डाइजेशन ओवरऑल फंक्शन हो गया। तो ये तमाम फंक्शंस जो हैं ये ओरल कैविटी में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और इनकी परफॉर्मेंस में हमारे पास कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप जब तक ग्लैंड्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप इसको समझ नहीं सकेंगे। तो हम ग्लैंड्स की तरफ मूव करेंगे। आपके पास बेसिकली लुब्रिकेशन का तो पता चल गया कि सलाइवा की मदद से होगी। ग्राइंडिंग आपको पता चल गया कैसी होगी। तो लुब्रिकेशन के डाइजेशन के बाद आप लोगों ने पढ़ना है इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स। सो बेटे ये आपके पास से लाइब्रेरी ग्लैंड्स, स्लाइवा को जो प्रोड्यूस करते हैं इसको हम स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है बेसिकली वो आपके पास हमारी ओरल कैविटी में के ये हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं। तो ये ग्लैंड्स, इसकी लोकेशन और इसकी ओपनिंग ऑफ द डक्ट हमने ये समझ ली है, ये याद रखिएगा। एक हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर ग्लैंड्स, यही लास्ट टॉपिक है ये हमारा। ग्लैंड्स के बाद हमारे पास आएगी इसकी सिक्रेशंस क्या हो सकती हैं और इसकी लोकेशंस क्या हो सकती हैं, कहां पर ओरल कैविटी में कहां पर लोकेटेड होते हैं। याद रखिएगा पास्ट पेपर में इस टेबल में से क्वेश्चन आए हैं बहुत ज्यादा। लोकेशन के बाद आपको पता होना चाहिए इसकी सिक्रेशन क्या है, क्या क्या चीजें ये सिक्रीट कर सकते हैं, और इसकी डक्ट्स, ओपनिंग डक्ट्स कहां पर है, क्योंकि ये ग्लैंड्स हैं और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल है, एंडोक्राइन नहीं है। क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं आपको पता है कि उनमें डक्ट्स होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड नहीं होते। तो सबसे पहले हमारे पास ग्लैंड आएगा पैरोटिड ग्लैंड, नंबर 1 पे है पैरोटिड ग्लैंड। नंबर 2 पे हमारे पास ग्लैंड आएगा जिसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। नंबर 2 पे है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलेंगे सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास एक और ग्लैंड है जिसको हम नाम देंगे सबल्यूंगल ग्लैंड, सबल्यूंगल ग्लैंड। ठीक है। और एक और ग्लैंड भी होता है
क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि फेडरल के स्टूडेंट्स भी हैं। इसे हम बोलते हैं ल्यूंगल लाइपेज। बेटे ये एक और ग्लैंड आपने याद रखना है क्योंकि कॉमन सिलेबस है तो ये तमाम बुक्स में है, पंजाब में नहीं है, इसलिए हम ल्यूंगल लाइपेज को भी पढ़ेंगे। तो इसकी सर लोकेशन एक्सक्यूज क्या मी होगी? जी सर, फिर मतलब कितने पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे? अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, उसी एमसीक्यूज की तरफ चल रहे हैं हम। यार अहमद सब्र तो किया करो यार, गरम गरम चीजें खाते हो मुंह जल देगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये चार्ली है, डेल्टा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ओरल कैविटी, तो आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट ग्लैंड। जी सबाहत जी बेटे। सर सबलिंगुअल। सबलिंगल जो है वो हमारे पास क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। क्या आप ये सही बता रही हैं कि सबलिंगल लार्जेस्ट होगा? जी जल्दी से बताएं। अच्छा जी, जी नदीम, ताहा नदीम साहब। सर पैरोटिड ग्लैंड्स होंगे लार्जेस्ट ग्लैंड्स। याद रखिएगा सबल्यूंगल ग्लैंड, सॉरी पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट होता है। अगर मैं गलत हूं तो मेरी करेक्शन कल कर दीजिएगा, मेरे ख्याल से लार्जेस्ट ही होता है क्योंकि मेरे पास आज बुक नहीं है तो मैं उसको बुक को नहीं फॉलो कर पाया क्योंकि मैं बुक्स लाना भूल गया, आज मुझे कुछ काम था। सो लार्जेस्ट ग्लैंड ये है। और अगर ये पूछ लिया जाए इसके स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है इन तीनों में से, लिंगल ग्लैंड को छोड़ दें, लिंगल लाइपेज को छोड़ दें, इसको पूछ लिया जाए कि इन तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो फिर आप कहेंगे कि जो सबलिंगल है ये स्मॉलेस्ट है। मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि मुझे ये कंफर्म नहीं है, मुझे सिर्फ ही याद है। जी सर पैरोटिड लार्जेस्ट ही है, मतलब मैंने देखा गूगल से भी, ये चले कंफर्म ठीक है। और गूगल ना देखा करो, बुक देखा करो, गूगल में पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। चले यार कंफर्म तो हो गया ना, गलत तो नहीं कंफर्म हो पढ़ गया रहे? सर, इसीलिए ठीक सर है, किया। हाँ जी। चले याद रखिएगा ये पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, ये हमेशा राइट और लेफ्ट होते हैं, दो होते हैं, ये राइट और लेफ्ट होंगे। क्या ये सही है? सबलिंगल भी पेयर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो सबलिंगल ग्लैंड है ये लिंगल ग्लैंड है ये अनपेयर्ड होता है, ये एक ही होता है अनपेयर्ड। पेयर्ड 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 और ये अनपेयर्ड होगा, एक ही ग्लैंड होगा, ठीक है जी। नदीम जी ताहा। सॉरी सर वो मैं हैंड कोई डाउन बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बेटे इसकी लोकेशन देखेंगे, फ्रंट ऑफ एयर पे मौजूद होते हैं। अगर ये आपसे इसकी लोकेशन का पूछ लें तो आप बताएंगे कि कानों के बिल्कुल सामने होंगे, ये पैरोटिड, यहाँ पर पैरोटिड होते हैं। ये जो आपके पास कान के पीछे जो एरिया है या ये एरिया जो यहाँ पर होते हैं, अगर इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इससे हम एक डिजीज कहते हैं कि मम्स हो गए, कन पेड़े, तो वो एक्चुअली पैरोटिड ग्लैंड्स की स्वेलिंग से बनते हैं। सिक्रीशन क्या करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं एंड अमाइलेज सिक्रीट करते हैं। और इनकी ओपनिंग कहां पर होती है? एक्चुअली इनकी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओरल कैविटी पे खुलते हैं, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। बेटे ये इसमें से आपसे पूछ सकता है। दूसरा ग्लैंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है बिहाइंड द जॉज होते हैं, बिहाइंड द जॉज, जॉज के पीछे होते हैं, ठीक है। और इनकी सिक्रीशंस क्या हो सकती हैं? सलाइवा होता है, अमाइलेज होती है, प्लस म्यूकस होती है। सलाइवा होगा, सलाइवा कंपोजिशन अभी पढ़ेंगे, अमाइलेज हो सकता है प्लस
म्यूकस हो सकती है। इनकी ओपनिंग कहां पर होगी? इनकी ओपनिंग जो है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी पे होगी, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी पे होगी। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है इनकी लोकेशन बिलो द टंग होगी, इनकी सिक्रेशन क्या होगी? बेसिकली इनकी सिक्रेशन में सिलाइवा विद म्यूकस ओनली होगा, सिलाइवा प्लस म्यूकस। याद रखिएगा इसमें अमाइलेज नहीं हो सकता। और इसकी ओपनिंग कहां पर होगी जी? फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, यही चीज यहां पर भी होगी। अब ये जो है फेडरल में लिखा हुआ है, फेडरल के अलावा केपीके में लिखा हुआ है, 2 बुक्स में ये लिखा हुआ है, बाकी का मुझे नहीं पता। तो ये इनकी लोकेशन जो है याद रखिएगा टंग पे होती है, अपर यानी कि टंग जो है हमारे पास उसकी जो लेयर है उस पे होगी, और ये लाइपेज एंजाइम रिलीज करती है। सिक्रेशन इसका मतलब है कि ये लाइपेज रिलीज करेगी, ठीक है। और ये ओपनिंग कहां भी ये जुबान पे ही होती है, फ्लोर ऑफ या इसको बोल सकते हैं अपर लेयर ऑफ द टंग। अच्छा जी, अगर ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आप लोगों को मैंने सिर्फ ये एक्स्ट्रा करवाया पंजाब से जरा हटके, क्योंकि फेडरल वाले स्टूडेंट्स जो हैं इनको पढ़ते हैं, ठीक है। फेडरल के स्टूडेंट्स बेटे इनको रीड आउट करते हैं, तो आप लोगों ने इसके ये नाम्स याद रखते हैं, इसके फंक्शंस, इसकी लोकेशंस, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास अगर ये एमसीक्यूज हो जाए कि सलाइवा क्या है, सलाइवा की कंपोजिशन क्या होती है, तो सलाइवा जो है, सलाइवा इसकी 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए सलाइवा की। बेटे ऐसे मैं भी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन लेता हूं, पहले थोड़ा सा मैं ये पढ़ा दूं फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने इसको फिनिश करना है, ठीक है, इसलिए हैंड डाउन कर लेता हूं। सलाइवा जो है इसमें आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि इसमें 99.5% तक वाटर हो सकता है, ठीक है जी। ये वैल्यूज बुक में लिखी हुई है। इसमें बेसिकली आपके पास अल्फा में मैं कहता हूं क्या ये बताना आपने, बीटा में कहता हूं आपके पास आ जाए सोडियम बाइकार्बोनेट, ये मौजूद होता है। चार्ली में आपके पास ऑप्शन हो कि इसमें बताएं अमाइलेज हो सकता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल अमाइलेज होगा इसमें, प्लस इसमें आपके पास म्यूकस होगा, और डेल्टा में कहूं ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन है कि इसमें ग्लूकोज होगी। Which of the following option is incorrect about composition of saliva? जी मारिए इकबाल, मरियम इकबाल। Glucose. ग्लूकोज, वेरी गुड बेटे। तो याद रखिएगा कि ये तो इसमें मौजूद हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट भी हो सकते हैं, अमाइलेज एंजाइम है, म्यूकस जो लुब्रिकेंट के तौर पे है, इसमें ग्लूकोज नहीं हो सकता। क्या ह्यूमन सलाइवा में जो ओरल कैविटी में बन रहा है उसमें इम्यूनोग्लोबिन्स हो सकती हैं, एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं, याद रखिएगा, आईजी बोलते हैं इनको। आईजीए कौन सी होती है याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, आईजीए ये एक एंटीबॉडी है जो हमारे सलाइवा में मौजूद होती है, ठीक है। सलाइवा की जो पीएच है, फ्रेश सलाइवा की जो पीएच है, अगर इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि वो 8 होती है, लेकिन जब इसमें वर्किंग करनी होती है तो एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें इन्वॉल्व होता है, और ये सलाइवा जो है लूज करता है ना, जब सलाइवा लूज करेगा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, दिस कंपोनेंट सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से, तो ये इसकी जो पीएच है
जो वर्किंग के लिए होनी है वो हो जाएगी 6 to 7, यानी कि आप कह सकते हैं कि बुक में 6 लिखा हुआ है तो 6 इसकी पीएच होगी जिसमें एंजाइम्स एक्चुअली वर्क करेंगे। ठीक है जी। जी बेटे अहमद जी बेटे आप बोले। सर मेरा क्वेश्चन था कि ओरल कैविटी में फूड के किस कंपोनेंट की डाइजेशन होगी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ अहमद, यही क्वेश्चन मेरा एंड पे मैंने करवाना था, आपने अभी पूछ लिया है, इसका आंसर मैं बाद में ना दे दूँ, ये क्वेश्चन ही मैंने करवाना है, एमसीक्यूज करवाना है। ठीक है सर, जैसे मुनासिब समझिए आप। जी ठीक है, थैंक यू जी। एहसन सर अभी आपने जो ऊपर टेबल बनवाया उसमें आपने लिखा था कि जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है वो अमाइलेज प्रोड्यूस करता है। तो ना एलएमएस में कल टेस्ट था तो उसमें ये एमसीक्यू आया हुआ था 10 लिवरी ग्लैंड दैट प्रोड्यूस ओनली अमाइलेज। तो मतलब वो कह रहे हैं कि सिर्फ अमाइलेज ही प्रोड्यूस कर रहा है, वो उन्होंने इधर पैरोटिड लगाया हुआ था, मतलब सलाइवा वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूस नहीं करता। देखिए मेरी बात सुने, इसमें जो है ना एक वो उस रेफरेंस से है कि इसमें जो अमाइलेज की कंसंट्रेशन होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, कहा ये जाता है कि 75% से अबव होता है। वो ये जो चैप्टर का टेस्ट है मैंने ही बनाया हुआ है, इस चैप्टर का जो टेस्ट है आपको एलएमएस में भी आएगा, वो मैंने बनाया। तो ये एक्चुअली इस रीजन से होता है कि सलाइवा तो देखिए इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, सलाइवा तो इसमें भी मौजूद होगा। सलाइवा में स्लैवरी ग्लैंड है, सलाइवा में हमने एक्चुअली क्या पढ़ना है आगे, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इसका मेजर कंपोनेंट्स अगर आप सलाइवा नहीं भी लिखना चाहते ना लिखें, लेकिन अमाइलेज, लेकिन सलाइवा के बगैर नहीं हो सकता। तो वहां पर ये पूछा हुआ था कि इसका मेजर रोल इसमें क्या है, अमाइलेज बनाना। अगर आपके पैरोटिड ग्लैंड खराब हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए ना, जिसको हम मेम्स बोलते हैं कान पेड़े या पैराटाइटिस हो जाए, तो उसमें अमाइलेज की वर्किंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है सर एक सर समझ आ गई। सर एक क्वेश्चन ये भी एक मैंने पूछा था कि जो सलाइवा और म्यूकस में कोई फर्क है? हाँ जी बहुत सारा फर्क है। मतलब ये सलाइवा जो है, म्यूकस जो है ना, ये एक्चुअली म्यूकस सेल्स से मिलके बनती है, म्यूकस सेल्स। बेटे ये सारे क्वेश्चन अभी आप पूछे जाएंगे ना, तो आगे जो हमने डाइजेस्ट सिस्टम में ओरल कैविटी के बाद एसोफेगस स्टमक, वहां पर जाके इसके मैं डिफरेंस बताता हूँ, इसमें डिफरेंस होता है। फिर इसमें म्यूकस सेल्स से मिलते बनते हैं। फिर इसमें एक होती है म्यूसिन, जो एक्चुअली प्रोटोग्लाइकिन है, या आप कह लें कि ये म्यूसिन जो है ना वो एक्चुअली लुब्रिकेशन के तौर पे एक्ट हो रही होती है। सलाइवा जो है वो एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स शामिल हैं। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। जी सर समझ आ गई। सर ये जो पैरोटिड होगा इसमें फिर म्यूकस नहीं होगा हमारे पास, बकायदा हाँ में जी, होगा। आप म्यूकस नहीं होगा, सलाइवा तो होगा। सही हो गया, थैंक यू सर। वेलकम जी। आमना बेटे। सर आपने कहा है कि सलाइवा जो है उसमें अमाइलेज होता है। सर सबलिंगुअल ग्लैंड जो है उसमें अमाइलेज नहीं है, लेकिन सलाइवा तो है ना, तो हम कह सकते हैं कि उसमें भी अमाइलेज है। सबलिंगुअल ग्लैंड में सबलिंगुअल ग्लैंड में अमाइलेज नहीं होता, सिर्फ उसे वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सर सलाइवा में तो अमाइलेज होता है ना, तो अगर हम देखें इनडायरेक्टली। एक देखें मेरी बात सुने, यही मैं उनको समझा रहा था कि एक है सलाइवा की प्रोडक्शन। सलाइवा की प्रोडक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है? ये इन्वॉल्व है, बिल्कुल है, ये इन्वॉल्व है, बिल्कुल है, ये इन्वॉल्व है, बिल्कुल। इनकी ना परसेंटेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको ये बताऊं ना कि जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ना वो सिर्फ जस्ट 5% होता है, जस्ट 5% होता है जिसमें ये सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये अमाइलेज प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि इसके सेल्स के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है। इन दोनों के सेल्स में ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, सलाइवा तो तीनों ने प्रोड्यूस करना है। ठीक है बेटे। हाँ जी ओके। जी सुमैया।
सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था सर, आपने जो IgA लिखा है सलाइवा में, जी सर ये सेक्रीटर्स जो होते हैं ये वो मतलब जीन वो की सिक्रेटर्स बात कुछ कर और रहे हैं? चीज है। सिक्रेटर ये वो बेटे वो एंटीजेंस होते हैं, सर ये भी तो आपने मतलब ये एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज। हैं। सर ठीक है। और सर ये पूछना है सर, क्वेश्चन आया हुआ था कि वो बताएं जिसमें मतलब कोई भी एंजाइम नहीं होता। सर उसका आंसर तो ये थर्ड था, सबलिंगुअल। सर लेकिन अभी आपने जो 4 लिखवाया है सर ये भी एक्सक्लूड होगा फिर। ये देखिए ना, मैंने इसमें बताया, मैंने क्वेश्चन एलएमएस में दिया हुआ कि वो ग्लैंड बताएं, सैलिवरी ग्लैंड्स जिसमें एंजाइम कोई नहीं होता, तो एंजाइम नहीं इसमें कोई होता। एंजाइम नहीं होता। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है टंग पे मौजूद होता है, लिंगुअल लाइपेज एंजाइम होते हैं, ये लिपिड्स के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। कौन सी लिपिड्स होती हैं? लिनोलिक एसिड वाली लिपिड्स होती हैं, अनसैचुरेटेड। ये जो दुम्बा होता है ना, दुम्बा, ये पठान हजार जो खाते हैं दुम्बा, ठीक है, जी इसका सर। मीट जो खाते हैं दम पुख्त बना के, उसमें इसकी चर्बी जो खाते हैं, वो अगर आप चर्बी चबाते जाएंगे ना तो टेस्ट आता जाएगा। आप आम बकरे की चर्बी चबाएंगे तो आप फेंक देंगे, वो बबल बन जाती है। तो लिंगुअल लाइपेज बहुत कम मिकदार में जो है ना ये एक्चुअली इन्वॉल्व होता है इसमें। इसकी बात ही अलहदा से, मैंने इसलिए सिर्फ बताया है अलहदा से कि ये फेडरल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर फॉर एग्जांपल आपको आ जाए तो आप ये भी हो सकता है, अदरवाइज ये आएगा नहीं, इस वजह से मैंने इसको ये बताया। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन, जी सर बेटे ये कर दो। चाइजल शेप्ड क्या होते हैं सर? इन फेडरल में लिखा हुआ इंसीजर्स फ्रंट टीथ आर चाइजल शेप्ड। चाइजल शेप जो है अब ये देखें कि आपके पास जो है ना ये इंचाइजल शेप है टीथ की, ये इंचाइजल शेप होती है, ये इंसाइजर्स है, ठीक है जी। जी सर थैंक यू। इंचाइजल। और जो आपके पास बेसिकली केनाइन्स होंगे ना, उसकी शेप ये होगी, बारीक होते हैं, ये शार्प होते हैं स्टार्ट से, दांत इस तरह से, ठीक है, ये इसकी रूट्स बनी है। ये इंसाइजर हो गए, ये आपके पास कैनाइन्स हो गए। मोलर्स की जो टीथ की शेप देखी जाए ना वो इस तरह से होती है, और प्री मोलर्स की देखी जाए तो वो थोड़े से बड़े होते हैं, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है। कभी आप अपने दांतों के इनसाइड देखें ना तो ये इस तरह से नजर आ रहे होते हैं। जी बेटे मारिया। सर आपने लिंगुअल लाइपेज एंजाइम का बताया था कि ओपनिंग डक्ट का आपने उसका बताया नहीं पॉइंट। बेटे वो ये लिखा हुआ है, देखें, ये का मतलब क्या है? फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ओके सर। सर मेरे वो सेकंड बार मैंने पूछनी थी कि निशान लगा दिए थे ना, अगर मैं बड़ा कर देता हूँ। जी सर वो हमें ये टॉपिक फेडरल की बुक से करना है या पंजाब की बुक से करना है? पंजाब से। सर आपने फेडरल के पॉइंट्स ही बताए ना। एक फाइडल का पॉइंट बताया मैंने, लिंगुअल लाइपेज बस। ओके जी जी अहमद। जी सर असल में टाइम कम है तो मेरा क्वेश्चन यही था कि सर ओरल कैविटी में फूड के किस कंपोनेंट की डाइजेशन होगी? कार्बोहाइड्रेट की होगी? फॉर एग्जांपल आपके पास हो कार्बोहाइड्रेट्स, जी सर। आपके, सॉरी अहमद बेटे मैं भूल गया था, प्रोटीन्स, और चार्ली में हो लिपिड्स। जी सर। तो आंसर विल बी कार्बोहाइड्रेट्स ब्रॉड फैक्टर में। सर फिर इसका आपने लिंगुअल लाइपेज का बताया है कि वो लाइपेज एंजाइम भी सिक्रीट करता है, तो फिर वो फैट्स की क्यों नहीं होगी यहाँ पे डाइजेशन? अच्छा ये मेरी बात सुन, ये मैंने बताया आपको पंजाब के अकॉर्डिंगली, और ये पास्ट पेपर का एमसीक्यूज भी है। यूएचएस पहले इस तरह के एमसीक्यूज पूछता है, अगर आप पास्ट पेपर देख लेना वहां लिखा हुआ है कि ओरल कैविटी में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अल्फा अमाइलेज होते हैं, स्टार्च की डाइजेशन यहीं पे शुरू होती है। स्टार्च जो ब्रेकडाउन होती है तो क्या बनता है? आप लोगों ने पढ़ा है कि स्टार्च या ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन होगी तो डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज वगैरह निकल सकते हैं, यही पढ़ा है ना? जी हाँ जी। तो ब्रॉड टर्म में देखा जाए ना, ब्रॉड टर्म में तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट आंसर होगा।
मैंने ये बताया है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लिपिड्स भी हो तो आप आंखें बंद करके कार्बोहाइड्रेट्स को लगाएंगे। तो फिर सर ये लाइपेज का रोल क्या होगा, मतलब ओरल कैविटी में? लाइपेज का रोल डाइजेशन के साथ ही होता है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, सिर्फ एनिमल लिपिड्स की डाइजेशन करेगा। अहमद मेरी बात जरा समझने की कोशिश करें। पंजाब के मुताबिक जो है, पंजाब की बुक के मुताबिक आपके पास लिपिड्स की डाइजेशन नहीं हो रही, प्रोटीन की डाइजेशन नहीं हो रही। हो रही है बताइए, कहीं लिखा हो? नहीं लिखा। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से? सर स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में बेसिकली मोनोमर्स भी हो सकते हैं, ओलिगोसैकराइड्स भी हो सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसैकराइड्स को वो डाइसैकराइड्स में कन्वर्ट करेगा। हाँ जी। अगर फॉर एग्जांपल पेपर में आ जाए कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आंसर नहीं है, लिपिड्स लिखा हुआ है, प्रोटीन लिखा हुआ है और साथ में न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर आप क्या लगाएंगे? तो सर लिपिड ही बनते हैं ना। लिपिड मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है, लेकिन फर्स्ट आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पे रहना है, ठीक है बेटे? अहमद जी जी। जी बेटे। सर अगर सलाइवा का पीएच पूछे तो 8 लिखेंगे 6? नहीं, फ्रेश सलाइवा की पीएच जो है 8 है, और जब वर्किंग में जाती है ना, जब वो वर्क करती है तो उसकी 6 होती है। फ्रेश सलाइवा पूछेगा। ठीक सर। और सर ये कार्बन डाइऑक्साइड की निकलने की वजह से पीएच ड्रॉप होता है? जी जी बिल्कुल। ओके ठीक, थैंक यू।